हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर चले होगी। तो दोस्तों, ना आज का जो सेशन है वो प्रैक्टिस सेट का है। तो आइए हम लोग है ना भारत के भूगोल से है ना 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे चर्चा है ना करते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर करते हैं। दोस्तों, तैयारी से बेहतर जो है ना, तैयारी तो होती रहती है, लेकिन तैयारी सिर्फ है ना ये एक स्टडी का पार्ट नहीं होता है, बल्कि प्रैक्टिस का पार्ट होता है ना। प्रैक्टिस भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना स्टडी करना। तो चलिए आइए है ना देखते हैं आज का सेशन। आज का सेशन है ना भारत का भूगोल का है ना, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसमें से हम लोग है ना जो एग्जाम के व्यू से क्वेश्चन बन सकती है और वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग हमारे साथ जुड़िए और अन्य साथियों को भी जुड़ने के लिए बोलिए। तो इस सेशन को है ना अधिक से अधिक आप लोग शेयर करेंगे। साथ ही साथ है ना फाउंडेशन बैच है ना ये चल रही है हर एक सब्जेक्ट का, तो आप लोग वहाँ भी जाके देखेंगे। आपको इंडियन ज्योग्राफी के और विश्व का भूगोल विस्तार से पढ़ना है तो हमारे प्ले लिस्ट में जाके है ना आप, अभी तो इंडियन ज्योग्राफी चल रहा है, इसके बाद है ना विश्व का भूगोल चलेगा, तो उसको आप लोग जाके देखिए, है ना। तो चलिए है ना हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो प्रैक्टिस सेट के ना आपका ये 6 है, इससे पहले भी हम 5 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। तो आप लोग है ना इच्छुक हो तो उसको भी जाके है ना आप बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए है ना आप ये जो आप लोग है ना, आप लोग भी कॉपी पेन रख लीजिए या फिर कमेंट के माध्यम से आप लोग भी है ना इस सारे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। आप लोग सिर्फ ABCD नहीं देना है, बल्कि ना क्वेश्चन नंबर पहले टाइप करना है, उसके बाद ABC जो भी आपका आंसर होगा वो देना है ना, ये ख्याल रखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए आइए है ना देखते हैं पहला क्वेश्चन है ना। अच्छा ये देख लीजिए, अभ्यास क्यों जरूरी है। अभ्यास ना, अभ्यास वह है ना मौन तपस्या है जिसका शोर आपकी सफलता के रूप में गूंजता है। आप जो प्रयास करेंगे है ना वो सब नहीं जानेंगे, लेकिन आपको जो इसके माध्यम से आपको सफलता मिलेगी वो शोर मचाएगी, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं है ना सबसे पहला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है, वो गंगा नदी है ना। ये 2525 किलोमीटर ये इसकी लंबाई है भारत में ना। आप गंगा की बात करेंगे तो है ना आप ये इस साइड में देखेंगे तो हिमालय है ना, हिमालय के उत्तराखंड है ना, उत्तराखंड वाला भाग में आप देखेंगे तो है ना दो नदी ना, अलकनंदा और भागीरथी है ना मिलती है देवप्रयाग में, और वहाँ से गंगा कहलाती है ना देवप्रयाग में, देवप्रयाग में। और वहाँ के बाद देखिएगा तो ये इस प्रकार से ना दक्षिण है ना पूरब की तरफ है ना मुड़ते हुए ये उत्तराखंड के बाद है ना उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड की सीमा लगाते हुए ये वेस्ट बंगाल होते हुए ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है ऑप्शन के अनुसार से वो कौन सा हो जाएगा, वो गंगा हो जाएगा। हालांकि इससे भी है ना लंबी नदी है जो भारत में बहती है वो ब्रह्मपुत्र है, लेकिन है ना ब्रह्मपुत्र में, ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो उसका अधिकांश जो प्रवाह होती है वो तिब्बत क्षेत्र में होता है। तो भारत के सबसे लंबी कौन सा है, ये गंगा है। और यमुना नदी जो है ये गंगा की सहायक नदी है ना, जो इलाहाबाद में है ना ये गंगा से मिलती है, इसका उद्गम है ना यमुत्री से होती है। नर्मदा जो है दक्षिण भारत की और है ना अरब सागर में बहने वाली प्रमुख नदी है। और महानदी जो है ये जो है ये पश्चिम है ना ये उड़ीसा के प्रमुख नदी है और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो चलिए ना भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा होगा, ये गंगा होगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का काम करने वाली कौन सी श्रेणी है। तो देखिए भारत में है ना कई सारे पर्वत श्रेणी है जो जल विभाजक का काम करती है। तो आप देखेंगे भारत को है ना, तो ये जो आपका ये जो भारत रहा है इसमें है ना कई सारे पर्वत चोटियाँ है ना, पर्वत श्रेणी है जो भारत में जल विभाजक का काम करती है। आप इस प्रकार से है ना ये देख सकते हैं, ये जो आपका ये हिमालय है ना, और जस्ट यहाँ पे आप देखेंगे भारत के ये उत्तर पश्चिम में ये अरावली पर्वत श्रेणी है, अरावली ये पर्वत श्रेणी है, ये तो हिमालय हो गया ना। और जस्ट यहाँ पे आप देखेंगे मध्य भारत में आपको
है ना, ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी मिलेगा आपको, है ना, ये विंध्य पर्वत श्रेणी मिलेगा। और यहाँ पे आपको है ना पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी मिलेगा, है ना, पश्चिमी घाट ना, पश्चिमी घाट पर्वत मिलेगा। तो आप देखेंगे है ना यहाँ पे जितना भी नदी गुजरेगी ये जल विभाजक काम करेगी। आप देखेंगे तो हिमालय से कई सारी नदी निकलेगा और इसमें से बहुत सारे नदी जैसे कि सिंधु, सतलज, रावी, ब्यास, ये सब के सब नदी देखिएगा तो अरावली से इस साइड होते हुए प्रवेश करती है, इधर नहीं आती है। और यहाँ से देखिए गंगा, यमुना, है ना, और भी कई सारी नदी आप देखेंगे तो इधर है ना, ये अरावली से इधर बहती है। और यहाँ पे देखिएगा विंध्याचल से भी कई से सारी नदी निकलती है और उत्तर की ओर या फिर दक्षिण की ओर बहती है ना। इधर की नदी देखिए गंगा, यमुना, है ना, ये डायरेक्ट ये दक्षिण भारत में नहीं आई, क्यों? क्योंकि यहाँ पे विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, तो उत्तर भारत से दक्षिण में नहीं आई, बल्कि है ना ये क्या मिल गया, ये पूरब की तरफ मुड़ के ये है ना बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है ना। भारत की हिमालय से अधिकांश निकलने वाली नदियाँ, और इधर देखिएगा तो अरावली है और यहाँ से सिंधु, सतलज, है ना, ये सब नदी इधर नहीं आती है, बल्कि ये चली जाती है पाकिस्तान होते हुए कहाँ, ये अरब सागर में जाके गिरती है। और ये पश्चिमी घाट जो देख रहा है यहाँ से कई सारी नदियाँ है ना, इसको काट के देखिएगा तो नर्मदा, है ना, ताप्ती जो अरब सागर में गिरती है। और ये है ना कई सारे नदियाँ जो आप जैसे देखेंगे पश्चिमी घाट से है ना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब नदी निकलती है और ये बंगाल के खाड़ी में गिरती है। जबकि है ना पश्चिमी घाट से कई सारी छोटी छोटी नदियाँ ये अरब सागर में गिरती है। तो ये पश्चिमी घाट जो है ना ये जल विभाजक का काम करती है। यहाँ पे बात चला है यमुना और सोन, देखिएगा तो है ना ये गंगा है, ये गंगा, और जस्ट उसके सहायक नदी देखिएगा तो यमुना ना, यमुना है, और ये इलाहाबाद में मिलती है, गंगा से इधर चली जाती है। आप देखिए तो विंध्याचल श्रेणी देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे आप जो है महाकाल पर्वत है ना, विंध्याचल क्षेत्र में ये कई सारे पर्वत श्रेणी है, तो इसी में से एक नदी निकलती है ना, सोन, है ना, सोन नदी, और पटना के पास में ये जाके गंगा में मिल जाती है। तो ये सोन नदी के बीच में देखिएगा तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, विंध्याचल श्रेणी का, है ना, जो आपका पूर्वी भाग होगा, है ना, उसको क्या किस नाम से जानते हैं, तो कैमूर पर्वत श्रेणी, है ना, तो यहाँ पे कैमूर है, कैमूर की पहाड़ी। और ये है ना ये इसको है ना यमुना और सोन के बीच में जल विभाजक का कार्य करती है, ठीक है ना। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये कैमूर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सेशन को आप लोग है ना शेयर कर दीजिए, है ना, अपने जितने भी पढ़ने वाले छात्र छात्र होंगे, जितने भी मित्र होंगे, उस सब के पास हमारी है ना वीडियो को, हमारी मेहनत को पहुंचाइए, ताकि हम लोग है ना आप और भी हम लोग को प्रेरणा मिलेगा मेहनत करने के लिए। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं, कथन है, एक कथन ए है और दूसरा कारण आर है, उस पर चर्चा चलता है करते हैं ना। कथन क्या कह रहा है, भारत एक मानसूनी देश है। तो जी हाँ, भारत की जो जलवायु है एक मानसूनी जलवायु है, और भारत के उत्तर भारत में ना पश्चिमी घाट पे, पूर्वी घाट पे मानसून से वर्षा होती है ना। तो आप यहाँ पे देखेंगे ना, ये भारत जो है यहाँ पे आपको क्या देखेगा, ये हिमालय देखेगा, और यहाँ से देखेगा था ना ये पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट नीलगिरी पहाड़ पे मिलती है, और यहाँ से जो मानसून चलती है ना ये दक्षिण ना पश्चिम मानसून, और यहाँ से दो भागों में है ना ये उड़ जाती है ना, और ऐसे चलती है। यहाँ पे अरावली पर्वत श्रेणी है, और ये देखिएगा तो है ना उत्तराखंड के पास ये चली जाती है, और इधर आएंगे तो हिमालय इस प्रकार से मुड़ा हुआ है, और इधर जो मानसून आती है हिमालय से टकरा के आपको है ना ये भारत के है ना उत्तर भारत में मानसून आती है, वर्षा कराती है। अच्छा देखिएगा, हिमालय नहीं रहता, सपोज डेट आप मान लीजिए अगर हिमालय नहीं रहता तो क्या होता, तो हम लोग का जो है ना मानसून जो है ये सीधा चला जाता है ना, हिमालय नहीं रहती, और हम लोग के यहाँ है ना मानसून से वर्षा नहीं होती ना, ये तिब्बत में चला जाता है, चीन में चला जाता है, मंगोलिया तक चला जाता है ना, तो यहाँ पे वर्षा ही नहीं होता है। तो हिमालय बहुत ही हम लोगों का है ना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये है ना भारत की जलवायु को भी प्रभावित करती है, जलवायु डिसाइड होती है हिमालय से, है ना। तो उच्च हिमालय भारत को जलवायु संबंधी विशेषता प्रदान करती है, तो दोनों सही है, और इसका सही स्पष्टीकरण भी करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि दोनों सही है, और आर है ए का सही स्पष्टीकरण करती है ना। मानसून और हिमालय में काफ़ी गहरा संबंध है, साथ साथ है ना और भी है ना जलवायु में, तापमान में भी उसका संबंध है।
ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है ना, क्या मुख्यालय कहाँ है? तो ये इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है। भारतीय मौसम विज्ञान का मुख्यालय ये नई दिल्ली में स्थित है। भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त है ना। तो कौन सा है कपास की खेती के लिए? आप लोग है ना पढ़ते होंगे कि है ना काली मिट्टी है ना काफ़ी उपयुक्त है। और दक्कन पठार क्षेत्र में देखिएगा ना, वहाँ पे ना ज्वालामुखी से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। और है ना काली मिट्टी को ही रेगुड़ मिट्टी भी बोला जाता है ना। काली मिट्टी को ही रेगुड़ मिट्टी कहा जाता है। तो है ना कपास की खेती के लिए है ना रेगुड़ मिट्टी, काली मिट्टी ना सबसे उपयुक्त होती है। लेटेराइट मिट्टी जो है ईंटा के जैसा होता है, जैसे ईंटा लाल होता है ना, उसी प्रकार से होता है ना, वो भंगुर होता है। और जलोढ़ मिट्टी है ना, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल है ना, भारत में सर्वाधिक ना क्षेत्रफल पर है ना कौन सा मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी है। ये 15 लाख है ना लाख वर्ग किलोमीटर पे क्षेत्रफल पे स्थित है। कौन सा मिट्टी? ये जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदी द्वारा निर्मित है ना अवसाद से हुआ है। नदी जब है ना पर्वतीय क्षेत्र से निकलती है और पर्वत को काट काट के मैदानी क्षेत्र में जाके बिछा देती है ना, और मैदान का निर्माण करती है। जलोढ़ मिट्टी मैदान जो होती है, जलोढ़ मिट्टी है, ये काफ़ी उपजाऊ होती है। ठीक है ना। तो भारत में सबसे अधिक ना कौन सा मिट्टी है? ये जलोढ़ मिट्टी है। लेटराइट मिट्टी जो है ये लगभग 1 दशमलव है ना 1.5 लाख किलोमीटर क्षेत्र पर स्थित है। लाल मिट्टी है ना लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर पर है ना विस्तृत है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी है ना। भारत के जलोढ़ मिट्टी है ना मैदानी क्षेत्र में जो है ना वहाँ पे मिलेगा। साथ साथ आपको है ना ये तटवर्ती क्षेत्र में है ना जो नदी बेसिन होगी वो सब क्षेत्र में, सब भूभाग में आपको जलोढ़ मिट्टी मिलेगी। ठीक है ना। मिट्टी का टॉपिक भी एक है ना भारत के भूगोल में, वो भी है ना ये क्लास में आएगा। तो आप लोग का ना इंडियन ज्योग्राफी जब पढ़ाई हो रहा है तो उसमें वो आगे आएंगे है ना, तो स्पेशल उसमें आपको पढ़ाया जाएगा। चलिए इसमें है ना सूची को मिलान करना है। एक में है ना वन का प्रकार दिया हुआ है और दूसरा में ना प्रदेश दिया हुआ है। तो भारत में देखिएगा तो है ना लगभग 6 प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है ना, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है ना, अल्पाइन वन। तो ये सब है ना कई सारे वन पाई जाती है, तो इसमें मिलान करना है। तो इसमें देखिए तो उष्ण कटिप है ना आर्द्र है ना जहाँ पे सालों भर है ना 225 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है ना, आर्द्र होता है वहाँ नमी बना रहेगा। अच्छा सदाबहार में तो क्या यानी कि हमेशा हरा भरा रहता है। यहाँ पे देखेंगे तो सालों भर है ना ये 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे दक्षिण भारत में विषुवत रेखा के पास में है ना, तो विषुवत रेखा के पास में है ना प्रतिदिन दोपहर में गरज तर्ज के साथ वर्षा होती है। और इस भाग के इससे जितना नज़दीक होगा उस क्षेत्र में बारिश ज़्यादा होगा। साथ साथ देखें तो ये आपको है ना पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट, और यहाँ से जो है ना ये बारिश जो होती है मानसून से इस क्षेत्र में है ना तराई क्षेत्र में, यहाँ भी आपको है ना वर्षा अधिक होती है। तो वो सब आर्द्र क्षेत्र आपको मिलेगा। तो देखते हैं यहाँ पे उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन जो है ये कहाँ मिलेगा? है ना आर्द्र है ना जहाँ हमेशा नमी रहेगा, वर्षा हमेशा होता रहेगा। तो ये कहाँ? तो ये तराई क्षेत्र में, यानी कि ए का जो हो गया वो क्या हो जाएगा है ना 4। और दूसरा देखते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क है ना, शुष्क। तो ये कहाँ मिलता है ना? तो आप देखिए शुष्क पर्णपाती वन जो है ये मध्य भारत में आपको मिलेगा है ना, बिहार ना, मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग ना, ये उत्तर प्रदेश ये सब क्षेत्र में मिलेगा। ऑप्शन में देखते हैं तो ये मध्य गंगा का मैदान है ना, तो ये मध्य गंगा के मैदान के क्षेत्र में है ना आपको उष्ण है ना कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन मिलेगा। यानी कि ये बी का क्या हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। और अल्पाइन जो है ना पर्वतीय क्षेत्र में मिलेगा, ऊंचे भूभाग में मिलेगा। तो इसमें देखेंगे तो है ना ये जो है अरुणाचल प्रदेश ये पर्वतीय क्षेत्र में है ना, इसकी ऊंचाई अधिक है। तो अधिक ऊंचाई पर देखेंगे तो ये आपको ना कौन सा वन मिलेगा? ये अल्पाइन प्रकार के वन मिलेगा। यहीं पे टेगा भी मिलेगा अधिक ऊंचाई पे। फिर देखेंगे उष्ण कटिबंधीय ना सदाबहार वन है ना, ये कहाँ मिलेगा आपको?
तो ये है ना, ये पश्चिमी घाट पे मिलेगा, है ना, ये पश्चिमी घाट के किनारे में मिलेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, सह्याद्री पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहते हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना। ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत में मिट्टी का कौन सा वर्ग सर्वाधिक क्षेत्रफल पे है ना फैला हुआ है। तो मैंने जस्ट अभी बताया है आपको, है ना, ये जलोढ़ मिट्टी है ना, फिर से बताने की आवश्यकता नहीं है, मैंने अभी ही 3-4 मिनट पहले बताया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये जलोढ़ मिट्टी है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो लेह जो है ऑप्शन के अनुसार से, है ना, जो लेह में जो वार्षिक वर्षा जो होती है, ये है ना, ये 10 से 15 सेंटीमीटर या उससे भी कम है ना वर्षा होती है। और एक वर्ष में वार्षिक वर्षा जो होती है वो 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। तो है ना, ऐसे भी भारत अति शुष्क है ना, शुष्क जो क्षेत्र होता है उसका परिभाषा जो होती है, जहाँ पे है ना वर्ष भर में 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, वो सूखा क्षेत्र कहलाता है। वैसे कि जैसलमेर जो है, जैसलमेर में भी वर्षा है ना 25 सेंटीमीटर से कम होती है। और भारत के है ना वे शुष्क क्षेत्र वो भी है, और लेकिन वो जो है ना वो गर्म स्थान भी है। तो आप यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे क्या कर रहा है, सूखा कह रहा है, यानी कि वर्षा कम हो रहा है, तापमान से ज़्यादा संबंधित नहीं है। ये नहीं क्वेश्चन पूछा कि सबसे अधिक है ना ये तापमान कहाँ मिलता है। तो चलिए कमेंट के माध्यम से ये क्वेश्चन मैं है ना पूछ रहा हूँ आपसे कि भारत में सबसे गर्म स्थान है ना कौन सा है ना। तो चलिए है ना, वो स्थान का है ना कौन सा स्थान है वो आपको बताएंगे। तो ऑप्शन के अनुसार देखते हैं, लेह जो है ना, ये भारत का ऑप्शन के अनुसार से सबसे है ना ये शुष्क है। तो भारत में जो थार मरुस्थल है ना, आप देखेंगे भारत में, तो इधर ये थार मरुस्थल जो देखेंगे, ये भारत के है ना, ये ये जो है शुष्क क्षेत्र है और ये गर्म स्थान भी है। लेकिन आप जाइए है ना यहाँ कहाँ, तिब्बत में, और तिब्बत में है ना ले ऑप्शन के अनुसार से है तो वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है, क्योंकि तापमान ज़्यादा है नहीं, और वहाँ पे है ना तापमान ज़्यादा होगा नहीं, क्योंकि ठंडा उच्च अक्षांश पे है। तो वहाँ पे क्या होगा, वाष्पीकरण होगा नहीं, और जब वाष्पीकरण होगा नहीं तो वर्षा होगा ही नहीं, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है ना, भारत में नहीं है किसका। तो आप देखेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका ये हिमालय है ना। हिमालय पे देखिएगा तो यहाँ है ना सबसे उत्तर में देखिएगा तो यहाँ पे ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय के है ना 3 श्रेणी है, कौन सा, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ठीक है, तो इस क्षेत्र में देखेंगे, और इसी का अगला भाग है ना ये कैलाश, कैलाश पर्वत श्रेणी है, कैलाश। और यहाँ पे कई सारे ग्लेशियर है, कई सारे ग्लेशियर है, और यहाँ से कई सारी नदी निकलती है। तो अब इसी भूभाग से देखिएगा, तो आप यहाँ से है ना एक नदी निकलती है जिसका क्या नाम है, सिंधु। और भारत में है ना 3 ऐसी नदी है जो हिमालय को पूरा है ना पार करके, देखिए इतने ऊंचा हिमालय है, उसको पूरा पार करके हिमालय के उस पार से 3 नदी भारत में प्रवेश करती है। एक सिंधु है ना, दूसरा देखेंगे तो कौन सा, तो ये सतलज, जो बाद में सिंधु से मिल जाती है, सतलज ना, सतलज नदी। और इधर से देखेंगे तो ये ब्रह्मपुत्र ना, ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये 3 नदी है जो हिमालय पार नदियाँ है, और इस तीनों का उद्गम भारत में नहीं होती है, लेकिन भारत में भी ये प्रवेश करती है। तो इसमें है ना ऑप्शन के अनुसार देखते हैं, ब्यास जो है, ये ब्यास नदी का जो उद्गम है ना पूर्ण रूप से ये भारत में होती है, और भारत में ही सतलज में है ना मिल जाती है। ये पूर्ण रूप से भारत में स्थित है ये नदी, है ना ब्यास। और चेनाब जो है, ये सिंधु के सबसे लंबी सहायक नदी है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा है, चेनाब है। फिर रावी भी है, ये भारत में, फिर है ना सब के सब अच्छे सारे नदी अंत में सिंधु में जाके मिल जाती है। तो सतलज का जो उद्गम होता है वो भारत में नहीं होता है, बल्कि होता है तो ना यहाँ कैलाश पर्वत श्रेणी के पास में ग्लेशियर है, वहाँ पे है। ये सब चीज़ है ना, जब नदी का टॉपिक में पढ़ाऊँगा तो ये सब है ना सारी नदी के बारे में, उसके सहायक नदी के बारे में, उसके उद्गम के बारे में, और वो कहाँ जाके मिल जाती है, ये सब के बारे में बताएंगे विस्तार से। तो आप वो भी है ना, वो भी फाउंडेशन बैच भी आप लोग देखना ना नहीं छोड़िएगा, उसके साथ ही बने रहिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है।
ऑप्शन में है नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, महानदी। तो आप देखेंगे है ना, ये जो है पश्चिमी घाट है ना, और यहाँ से देखेंगे तो आपको है ना भारत की जितना भी नदी होगा या तो अरब सागर में जाके गिरेगी, अरब सागर में, या फिर बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। और आप देखिएगा यहाँ हिमालय से जितना नदी निकलती है वो मैदानी भाग से अधिक दूरी तय करके आपको सब बंगाल की खाड़ी में गिरती है ना। पश्चिमी घाट से भी कई सारी नदी ना, जैसे कि आपको गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, महानदी, ये सब नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो काफ़ी लंबा दूरी तय करके आती है और गाद ला के है ना यहाँ पे जमा कर देती है, और है ना इस सारे नदी जो है ये डेल्टा का निर्माण करती है ना, डेल्टा का निर्माण करती है। तो बंगाल की खाड़ी में जितना नदी गिरेगी वो डेल्टा का निर्माण करेगी। लेकिन आप पश्चिमी घाट में आइएगा तो पश्चिमी घाट है ना, ये इस पश्चिम साइड में देखिए तो इसका ढाल जो है एकदम खड़ा है, तो नदी गिरेगी और तुरंत है ना समुद्र में प्रवेश कर देगी। तो इस प्रकार से चट्टान में है ना जो भी गाद लाएगी, सागरी लहरें दोहराई है ना, ये समुद्र में मिला लिया जाएगा, तो यहाँ पे डेल्टा का निर्माण नहीं करेगी ना। और इसका जो मुहाना जो है वो साल भर खुला रहता है। तो इधर जो है ना पश्चिमी घाट के इधर देखिएगा, पश्चिम में जो अरब सागर नदी गिरती है वो सारे के सारे नदी लगभग वो किसका निर्माण करती है, एस्चुअरी का निर्माण करती है, यानी कि डेल्टा का निर्माण नहीं करके एस्चुअरी का निर्माण करती है। तो आप देखेंगे इधर से आप नदी देखेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे विंध्याचल से ना, विंध्य पर्वतमाला के जस्ट नीचे आप देखेंगे तो नर्मदा नदी है ना, ये एस्चुअरी का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। फिर आपको है ना सतपुरा पर्वतमाला मिलेगा और उसके जस्ट नीचे एक नदी आएगी जो है ना ताप्ती कहते हैं या तापी कहते हैं, ये भी जो है सेंचुरी का निर्माण करती है। गोवा की प्रमुख नदी है ना मांडवी नदी है ना, गोवा, और गोवा की राजधानी जो है ना ये पणजी, ये मांडवी नदी के किनारे स्थित है। तो आप देखिए नर्मदा, ताप्ती और मांडवी नदी जो है अरब सागर में गिरती है, और ये सब के सब है ना एस्चुअरी का निर्माण करती है। लेकिन क्वेश्चन पूछता है कि एस्चुअरी का निर्माण नहीं करती है, तो जो है ना ये देखिएगा महानदी है ना, महानदी है ना ये कहाँ गिरती है, ये बंगाल की खाड़ी में, और डेल्टा का निर्माण करती है। और गंगा ब्रह्मपुत्र की जो नदी है ना पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाली है ना बांग्लादेश में से फिर वो जाके गिरती है बंगाली खाड़ी में, और विश्व का सबसे बड़ा है ना डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, आशा है कि आप लोग समझ रहे हैं। हाँ, बाकी आप लोग जो भी डाउट हो आप कमेंट करके हमको है ना, कमेंट करके डाउट को क्लियर कर सकते हैं, तो कमेंट करना नहीं भूले, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में परवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। तो देखिए लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप जो है ये संपूर्ण रूप से लक्षद्वीप कहलाता है। तो ये जो लक्षद्वीप है ना ये जो है परवाल है ना भित्ति से निर्मित है। ये परवाल जीव होता है ना, परवाल समुद्री जीव है, और उसके खत्म होने के बाद, मरने के बाद जो अवशिष्ट जमा हो जाती है उसको परवाल भित्ति कहते हैं। तो कई सारे द्वीपों का निर्माण होता है, जैसे आप देखिएगा ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ जो है ना विश्व का सबसे बड़ा परवाल भित्ति निर्मित द्वीप है। तो आपको है ना लक्षद्वीप मिनी का है ना, ये कच्छ है ना, कच्छ की खाड़ी है ना, यहाँ भी यहाँ भी परवाल भित्ति पाई जाती है। मन्नारी खाड़ी के पास में है ना परवाल भित्ति पाई जाती है। कैम्बे की खाड़ी में परवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, कैम्बे की खाड़ी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है ना विंध्याचल, सतपुरा, राजनंदन पहाड़ी, अरावली है ना पहाड़ी। तो आप देख सकते हैं ये प्रायद्वीप भारत में देखेंगे तो यहाँ पे आपको हो गया विंध्य पर्वत श्रेणी है ना, विंध्य पर्वत श्रेणी, और उसके नीचे यहाँ पे ये सतपुरा पर्वत श्रेणी, सतपुरा पर्वत श्रेणी। और यहीं पे दो नदी प्रमुख है, आप देखेंगे विंध्य और सतपुरा के बीच में एक नदी निकलती है जिसका क्या नाम है, नर्मदा। नर्मदा और सतपुरा के जस्ट नीचे से देखिएगा एक नदी निकलती है जिसका नाम है तापी या ताप्ती। अब देखिएगा यहाँ पे तो विंध्याचल और सतपुरा के बीच में कौन सा, विंध्याचल और सतपुरा के बीच कौन सा नदी, नर्मदा। क्वेश्चन क्या है, नर्मदा और ताप्ती के बीच में ना, ये नर्मदा और ताप्ती के बीच में कौन सा पर्वत श्रेणी है, तो ये सतपुरा पर्वत श्रेणी है ना, सतपुरा पर्वत श्रेणी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा सतपुरा पर्वत श्रेणी।
आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि विंध्याचल है ना, विंध्य और सतपुरा के बीच में कौन सा नदी है, तो कौन सा नदी है, ये नर्मदा है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न से किसका हिस्सा है, अरावली, पश्चिमी घाट, हिमालय, सतपुरा। तो इस है ना, इस सब की चर्चा तो मैंने कर ही दिया है। तो आप देख सकते हैं ये भारत का जो उत्तर में उत्तर का पर्वतीय बाल है ना, माला है, जिसको मुख्य रूप से हिमालय के नाम से जाना जाता है। ये है ना, ये 4 श्रेणी में अवस्थित है ना। एक ट्रांस हिमालय, दूसरा ग्रेटर हिमालय जिसको महान हिमालय कहते हैं, तीसरा मिडिल हिमालय, मध्य हिमालय, और चौथा शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो आप देखेंगे है ना, शिवालिक पहाड़ी में से किसका हिस्सा है, तो हिमालय का, हिमालय का भाग है ये तो है ना, बच्चों वाले क्वेश्चन थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पश्चिम हिमालय की अपेक्षा पूर्वी हिमालय संकीर्ण है, इसका मुख्य क्या कारण है। तो आप हिमालय देखेंगे तो ये भारत के है ना, ये पश्चिम साइड में देखेंगे तो इसकी चौड़ाई जो है काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कश्मीर लद्दाख साइड में देखेंगे ना, तो ये आप है ना वहाँ से लेके पंजाब तक का इसका विस्तार है, और इसकी लंबाई जो है ये लगभग जो है ये 400 किलोमीटर, यानी कि हिमालय के पश्चिम में हिमालय की जो चौड़ाई है 400 किलोमीटर है। जबकि आपके अरुणाचल प्रदेश के पास आएंगे है ना, पूर्वी क्षेत्र में, तो यहाँ पे इसकी चौड़ाई जो है ये कम गई है, और 150 से 160 किलोमीटर इसकी चौड़ाई रह चुकी है। तो हिमालय पश्चिम में अधिक चौड़ा है और पूर्व में है ना ये संकीर्ण है। ऐसा क्यों हुआ है, तो जब है ना यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब आपस में टकराई, तो है ना इस साइड में पश्चिम साइड में प्रेशर कम पड़ा और पूर्व साइड में ज़्यादा पड़ा, इसके लिए ऐसा हुआ। तो चलिए तो है ना, आप देखेंगे हिमालय का जो ये पश्चिम भाग है, यहाँ पे हाई प्रेशर हुआ, उच्च दाब हुआ, और है ना उच्च सॉरी है ना, यहाँ पे है ना ये लो प्रेशर, इस साइड में लो प्रेशर। हाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे है ना दाब कम पड़ा है ना, ये आपका ये लो प्रेशर है ना, प्रेशर जहाँ पे कम करेगा तो है ना ये दबेगा नहीं। जबकि यहाँ पे है ना इस साइड में है ना ये पूर्वी क्षेत्र में यहाँ पे हाई प्रेशर हुआ है ना, उच्च दाब हुआ, जिससे कि यहाँ पे हिमालय ये संकीर्ण हो गया। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो है ना इसका आंसर क्या हो जाएगा, उच्च दाब के कारण है ना पश्चिम हिमालय की अपेक्षा पूर्वी हिमालय संकीर्ण है, उसकी चौड़ाई है ना ये कम है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देश की तीसरी ऊंची चोटी कंचनजंगा निम्न से किस हिमालय पर स्थित है, तो किस हिमालय पर स्थित है, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो देखेंगे हैं तो आप जो हिमालय की जो 4 श्रेणियां हैं मुख्य रूप से ना, पहला क्या है, ट्रांस हिमालय, दूसरा ग्रेटर हिमालय। तब विश्व के अधिकांश जो पर्वत चोटियाँ है वो आपको यहीं पे मिलेगा। और ट्रांस हिमालय देखिएगा तो ट्रांस हिमालय पे यहाँ पे इसके है ना 4 श्रेणी है। एक है ना काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये 3 श्रेणी में देखिएगा। काराकोरम पे है ना आपको K2 है ना गॉडविन ऑस्टिन जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन विश्व के अधिकांश जो ऊंची चोटी मिलेगा आपको ये ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय पे मिलेगा। यहीं पे आपको कई सारे चोटी मिलेगा, जिसमें कि है ना माउंट एवरेस्ट देखेंगे तो आपको है ना ग्रेटर हिमालय पे मिलेगा। और भारत के है ना सिक्किम और नेपाल के पास है ना कंचनजंगा, वो भी ग्रेटर हिमालय पे ही स्थित है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, हाँ ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय। तो विश्व की तीसरी ऊंची चोटी, तो पहला सबसे विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है, माउंट एवरेस्ट। दूसरी गॉडविन ऑस्टिन, और भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन K2। और भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मिसमी की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों मिसमी की पहाड़ी जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है ना। यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, ये आप सिक्किम ले लीजिए है ना, और इस प्रकार से यहाँ पे है ना ये असम है, ये असम भाग है, और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश। और इसमें देखिएगा ना ये ग्रेटर हिमालय ऐसे आ गया है ना, ये महान हिमालय ऐसे चला गया है। और यहाँ पे देखेंगे है ना जस्ट ऊपर में यहाँ पे इस साइड में आप देखेंगे
तो आपको है ना यहाँ पे मिश्मी की पहाड़ी मिलेगा ना, मिश्मी की पहाड़ी। तो कहाँ है मिश्मी की पहाड़ी? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मेघालय के महत्वपूर्ण पहाड़ियों में से कौन सी नहीं है? तो आप देखेंगे है ना, प्रायद्वीप भारत का ही पार्ट है ना, मेघालय का पठार, मेघालय का पठार। और मेघालय के पठार पे 3 प्रमुख है ना पर्वत पहाड़ियाँ है और जनजाति भी है ना। कौन कौन है? गारो, खासी और जयंतिया, है ना। कौन कौन है? गारो, खासी, हाँ, जयंतिया, जयंतिया। और इसी का है ना जो पूर्वी भाग है, सबसे पूर्व में है कार्बी एंगलोंग का पठार है, जो असम का भाग है। तो इसमें कौन सा नहीं होगा? तो ये है ना खासी है, गारो है, जयंतिया है, मेजो नहीं है। मेजो की पहाड़ी मिजोरम में है। भारत में जितना भी आप नॉर्थ ईस्ट में राज्य देखते हैं, सब है ना पहाड़ी के नाम पे है। नागालैंड में नागा की पहाड़ी, मिजोरम में मिजो की पहाड़ी, मणिपुर में मणि की पहाड़ी, इसी के नाम पे सबका नाम पड़ा हुआ है। तो मेघालय में ये है ना 3 पहाड़ी में से नहीं है कौन? तो मेजो नहीं है, बाकी ये तीनों है। ठीक है, इसका आंसर डी होगा। चलिए ना, अलिया वेट द्वीप, ना अलिया वेट द्वीप जो है ना, वो किस नदी के मुहाने पर है? तो ये आपका है ना नर्मदा के मुहाने के समीप है। तो आप देखेंगे ना, भारत के ना समुद्र से दूर जो है, भारत के मुख्य भूमि से दूर जो है, 2 आपको प्रमुख द्वीप समूह मिलेगा। एक अरब सागर में लक्षद्वीप और दूसरा अंडमान निकोबार द्वीप। लेकिन है ना तट के पास में भी कई सारे द्वीप है, जैसे कि मुंबई है ना सालसेट द्वीप पर स्थित है, थाने भी उसी पे है स्थित है ना, व्हीलर द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप, कई सारे द्वीप मिलेगा। तो है ना ये आपको नर्मदा नदी के तट पे है ना अलिया बेट एक प्रमुख द्वीप है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा के मुहाने के समीप हो जाएगा। ठीक है, भारत का जल विभाजक कौन सी पर्वत श्रृंखला है? अभी मैंने बताया है ना, अभी थोड़ा देर पहले ही बताया है। तो इसमें देखिएगा तो है ना पश्चिमी घाट मैंने बताया ना, कि पश्चिमी घाट है ना ये प्रमुख नदी है। और इससे पूरब से जो भी नदी गिरेगी वो सब बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। और पश्चिमी घाट के पश्चिम से जो भी नदी आएगी वो कहाँ गिरेगी? अरब सागर में गिरेगी। तो ये प्रमुख है ना, भारत के प्रमुख जल विभाजक है। हालांकि देखिए तो अरावली, विंध्याचल, ये भी भारत के प्रमुख जल विभाजक है। लेकिन विकल्प में से एक चूज करना हो तो कौन सा हो जाएगा? ये पश्चिमी घाट हो जाएगा। तो भारत के पश्चिमी घाट प्रमुख जल विभाजक है। मैं जब नदी पढ़ाऊंगा तो उसमें विस्तार से आपको बता दूंगा, तो आप लोग है ना वहाँ भी जुड़ते हैं ना, जुड़ के रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, चिल्का झील है ना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील है ना भारत के ना ओडिशा राज्य में स्थित है। आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ओडिशा है ना, ओडिशा, और यहाँ पे चिल्का झील का निर्माण हुआ है। तो चिल्का झील का आप देखेंगे तो यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है ना, हिंद महासागर का भाग है, बंगाल की खाड़ी। क्या होता है जब है ना समुद्र में सागरी लहरें आती रहती है, अपने साथ एक गाद लेके आती है ना, बालू लेके आती है, और ये तट के पास हमेशा जमा करते रहती है ना, जिसको है ना बीच का निर्माण होती है, पुलिन का निर्माण होती है। तो इसी प्रकार से है ना जब सागरी लहरें चल के आती है और यहाँ पे है ना ये बालू का कंकड़ है ना, ये जमा करते करते एक समय ऐसा आता है जब यह इसका है ना मार्ग को अवरुद्ध कर देती है, और इसका एक जलाशय जब भाग होता है ना, ये समुद्र से अलग हो जाती है, और ये क्या बन गया ना? झील, झील बन गया। अब किसका निर्माण हो गया? ये झील। तो इस प्रकार से बने झील को ना क्या नाम देते हैं ना? तो ये क्या करने है ना, ये इसका नाम क्या है? चिल्का झील ना। इस प्रकार से जो बनता है झील, उसको लैगून झील कहा जाता है ना, लैगून झील। अच्छा बताए ना, पेटा नास्टर झील सुने हैं आप लोग? वो हिम से निर्मित होता है। आप लोग गोखुर झील सुनते होंगे है ना, वो नदी के दौरान बनती है वो। तो कई प्रकार के झील होते हैं, वो झील वाला टॉपिक में बताऊंगा। तो लैगून झील है ना, लैगून झील है ना, चिल्का झील जो है ये लैगून झील है। और समुद्र के जल ही से तो ये अलग हो गया है, तो ये खारा पानी की झील है। और खारे पानी की है ना प्रमुख भारत की सबसे बड़ी झील भी है चिल्का झील, है ना। हालांकि क्षेत्रफल भर में, क्षेत्रफल के अनुसार और लंबाई के अनुसार से ना अलग अलग है। तो केरल में एक है ना आपको झील मिलेगा, तो उसकी लंबाई के अनुसार से ना वो लंबी हो जाती है, लेकिन चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल के अनुसार से जो है चिल्का झील है ना बड़ी है भारत में। और जम्मू कश्मीर में जाएंगे
तो आपको वहाँ पे मीठे पानी की झील मिलेगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से है ना आप जो देख रहे हैं, ये जो सेशन देखे ना, ये आपका प्रैक्टिस सेट था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, है ना। तो अभ्यास वो मौन तपस्या है जिसका शोर आपकी सफलता के रूप में गूंजता है। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहे, है ना। तो पढ़ने के साथ साथ है ना प्रैक्टिस करते रहेंगे। हमारे हर एक टीचर जो है वो पढ़ाते भी है और प्रैक्टिस भी कराते हैं। जैसे आप लोग हिस्ट्री देखते होंगे तो कुंदन सर जो है क्लास में भी बता देते हैं ना कि कौन कौन क्वेश्चन है ना आता है। तो हम लोग के पास है ना समय का अभाव रहता है, तो ज़्यादा हम लोग है ना क्वेश्चन नहीं लेके आ पाते हैं। लेकिन इसी का है ना एवज में हम लोग क्या करते हैं, अलग से प्रैक्टिस सेट हर एक टॉपिक का लेके आते हैं। हर एक टॉपिक का तो आपको आएगा ही, जो भी टॉपिक फाउंडेशन में चलेगा उसका प्रैक्टिस सेट आएगा, है ना। लेकिन इसके अलावा भी आपको है ना, आपको हाल में जो भी एग्जाम है उसके लिए अलग से प्रैक्टिस सेट, MCQ सीरीज और PYQ सीरीज आते रहेंगे। तो चलिए, तो हम लोग फिर मिलेंगे है ना अगले सेशन में। तब तक लगा दीजिए हमें इजाज़त, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, जय हिंद।